Starting in the name of Allah, most gracious, most merciful, whose bounties and blessings are countless upon us. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा जो आज का सेशन है वो बेसिकली वेटरनरी ऑफिसर के इंटरव्यू के बारे में है कि और सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो लोग जो हैं इस स्टेप को क्लियर कर चुके हैं, पहले स्टेप को, और नेक्स्ट स्टेप पे आ चुके हैं। आप उन लकी और हार्ड वर्किंग लोगों में से हैं जो 3400 मेरा ख्याल लोगों ने अप्लाई किया था, 3400। उनमें से आप ऑलमोस्ट 200 लोग जो हैं वो अगले स्टेप के ऊपर आए हैं। तो ये आप लोगों की मेहनत है, जो और हार्ड वर्क है, क्योंकि टेस्ट ऐसे नहीं होता कि तुक्के से पास नहीं होता। लोग कह देते हैं कि जी तुक्के से पास हो गया या इस तरह, ऐसे नहीं होता। ये आप लोगों की अपनी एक मेहनत होती है, ठीक है। पढ़ना पड़ता है चीज़ों को, फिर जाके ये चीज़ें क्लियर होती हैं। तो हम जो है आज के लेक्चर में मैं बेसिकली आपको कुछ प्रोटोकॉल बताऊंगा इंटरव्यू का, कि आप लोगों ने इंटरव्यू देने जब जाना होता है तो किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है। और साथ में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम जो अगला 1 महीना, फॉर द 1 मंथ हम आपस में एंगेज रहेंगे, उसकी हमारी क्या जो है तरीकाकार होगा। मैं आप लोगों को इंटरव्यू की तैयारी कैसे करवाऊंगा, उसको हम मद्देनज़र रखेंगे। इस चीज़ के ऊपर तो मेरे पहले भी वीडियोस मौजूद हैं कि इंटरव्यू कैसे तैयार किया जाता है वेटरनरी ऑफिसर का। एक वीडियो इस पे है। एमओडी के कुछ स्टूडेंट्स का क्लियर हुआ था, तब मैंने एक सेशन किया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एफपीएससी वाला, कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाती है। आपने हो सकता है कि जो अब भी मैं बातें बताने लगा हूँ वो आपने ऑलरेडी सुनी हो, बट ये सारी बातें बताने के बाद, एक इंटरव्यू का प्रोटोकॉल बताने के बाद, हम डिस्कस करेंगे कि हमने जो ये सेशन है इसको कैसे आगे लेके चलना है। तो सबसे पहले तो देखिएगा कि आप लोग जो टेस्ट पास कर चुके, आप लोगों को आपके मार्क्स नहीं बताए गए होंगे। आप लोगों को अब आपके मार्क्स पता चलेंगे, जो रिटन में आपके मार्क्स हैं वो अब आप लोगों को पता चलेंगे जब आप लोग इंटरव्यू दे देंगे। जब इंटरव्यू दे देंगे उसके बाद जब रिजल्ट आएगा, आप में से अल्लाह करे कि जो है मोस्टली जो मेहनत करेगा वो क्वालिफाई होगा डेफिनेटली। सब क्वालिफाई कर दें ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सीटें जो हैं वो 38 हैं और कैंडिडेट 200 के लगभग हैं। तो आप में से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात ही होगी। तो इसमें यह है कि टेस्ट मार्क आपको पता चलेंगे जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा इंटरव्यू के बाद। जो लोग क्वालिफाई ना कर सके किसी भी वजूहात की वजह से, उन लोगों को उनके मार्क्स पता चल चुके हैं। 60.75 जो है वो मेरिट बना है, ओपन मेरिट, और वुमेन कोटा जो है वो 60 मार्क्स पे बना है। काफी हाई मेरिट रहा है इस बार। टेस्ट भी आसान था बेसिकली। अब जितने भी आपके मार्क्स आए होंगे, फॉर एग्जांपल आपके 70 मार्क्स आए टेस्ट में, तो ये दो पे डिवाइड हो जाएंगे। 50 मार्क्स कंसीडर करता है पीपीएससी मेरिट में। तो आप लोगों का, अगर एक बच्चे ने 70 मार्क्स लिए हैं तो उसके 35 लगेंगे मार्क्स, 35/50। आपके टेस्ट के हाफ मार्क्स कंसीडर किए जाते हैं। टेस्ट तो 100 मार्क्स का हुआ था, बट जितने भी आपके मार्क्स होंगे वो दो पे डिवाइड हो जाएंगे और 50 में से आपके मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे, नंबर 1। सेकेंडली, आपका जो एकेडमिक्स होगी उसके 40 मार्क्स होते हैं। इसमें आपके मैट्रिक के 5 नंबर होंगे, एफएससी के आपके इसमें 7 नंबर होंगे, और डीवीएम के आपके इसमें 28 मार्क्स होंगे। अब आप लोग टेस्ट दे चुके, आपके मार्क्स चेंज नहीं हो सकते। जो आपने दे दिया वो आपके लग चुके। एकेडमिक्स के मार्क अब आप चेंज नहीं कर सकते। आपने जो मैट्रिक के अंदर कारकर्दगी दिखाई, या कह लें गुल खिलाए, वो खिल चुके, ठीक है। जो एफएससी में आपके नंबर थे वो आपके वो आपकी मार्कशीट पे वही रहेंगे। डीवीएम में जो आपके नंबर थे वो आपके वही रहने हैं। अब ये चीज के क्या सीजीपीए मैटर करेगी आपको एग्जाम के लिए, जब आप लोग का फाइनल मेरिट बनेगा, तो इसका आंसर हम जो है यस और नो दोनों सूरतों में दे सकते हैं। यस इस सूरत में कि 3 से 4 नंबर का मार्जिन
डलेगा आप लोगों की क्वालिफिकेशन का। अब जो क्वालिफिकेशन का मेरिट है, ये तो परसेंटेज की बुनियाद पे कैलकुलेशन जो है आपकी वही करेंगे पीपीएससी वाले। एक मैं आपको ऑन एन एवरेज बता दूं, एक बच्चा आमतौर पे डीवीएम में, हम मीडियोकर माइंड के स्टूडेंट होते हैं 70 प्लस वाले, 70 टू 80 के दरमियान, और 80 टू 90 और 95 वाले एमबीबीएस होते हैं। सेकंड नंबर पे हम हमारे लोग आ जाते हैं जिनका आप कह लें इंटेलेक्चुअल लेवल में, पाकिस्तान में अगर एजुकेशन सिस्टम में बात कर लें तो हमारे मतलब मैट्रिक में मार्क्स जो हैं वो 800 टू 950 के दरमियान होंगे। तो स्टूडेंट के 5 में से मैट्रिक में से 3 या 4 नंबर लग जाएंगे। फिर एफएससी में 7 नंबर होंगे, तो ये भी 850 टू 950 के दरमियान के ही कुछ मार्क्स होंगे, तो 5 से 6 नंबर इसके अंदर लग जाएंगे। उसके बाद डीवीएम थोड़ा सा डिसिसिव रोल प्ले करेगा, 28 मार्क्स डीवीएम के आपके होंगे। अब जिनकी सीजीपीए अच्छी होगी, 3.5, 3.6, 3.8, उनके 2-3 नंबर ज्यादा लग जाएंगे, और जिनकी सीजीपीए कम होगी, 3 के राउंड अबाउट होगी, 2.9 के राउंड अबाउट होगी, उनके 2-3 नंबर कम पड़ जाएंगे। अब इतनी लंबी चौड़ी बहस और इन चीजों में पढ़ने की बजाय मैं आपको सीधा सीधा एक चीज बताता हूँ कि जो नंबरों की रेंज होगी ना आप लोगों के, वो होगी 27 से 32 तक, 40 में से। जिसके बहुत आला भी मार्क्स होंगे ना, 90% स्कोरर, 90% स्कोरर, डीवीएम में भी 90% स्कोरर, उसके 32 मार्क्स लगेंगे। और एक स्टूडेंट जो है वो कम मार्क्स वाला है, 70%, 70%, और डीवीएम में इवन 60% पे चला जाता है, उसके 27 तक नंबर लग जाएंगे। मतलब 4 से 5 नंबर का यहाँ पे आप लोगों को गैप पड़ जाएगा मेरिट में एक दूसरे से। अब आप अपने नंबर जानते हैं कि आप जो है इस वक्त कितने आपके एकेडमिक्स में मार्क्स थे, और उसको आप बदल नहीं सकते। अब मेन चीज ये है कि आपने इंटरव्यू अच्छे से देना है। ये दो चीजें जो हैं वो हो चुकी, मैंने एक जस्ट आपको रैंडम आइडिया के तौर पे आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बता दिया, बट इस पे अफसोस करने और ये की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज हो चुकी हुई है मेन चीज। और ये दोनों भी नंबर मिलाएं तो टोटल नंबर ये बनते हैं 90। और जाहिर बात है जिसने भी टेस्ट पास किया उसके 60 से ऊपर है, जो भी डीवीएम कर रहा है उसके भी कुछ ना कुछ अच्छे मार्क्स होंगे, मतलब 5-6 नंबर्स का मार्जिन पड़ जाएगा यहाँ तक। मेन चीज जो कंसीडर होगी वो है आप लोगों का इंटरव्यू। ये होता है 100 मार्क्स का, और पूरे 100 के 100 मार्क्स जो हैं वो कंसीडर होते हैं। अब एक स्टूडेंट को अगर 60 मार्क्स मिल जाते हैं और एक को 75 मार्क्स मिल जाते हैं, तो सारे दुख दर्द टेस्ट के, एकेडमिक्स के, वो खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए इस चीज के लिए जरूरी है कि आप जो इंटरव्यू दें वो अपना बेस्ट दें। ठीक है, उसमें एक डेकोरम है, कुछ रूल्स हैं, कुछ आपकी प्रिपरेशन है जिसको आप फॉलो करेंगे, और बाकी कुछ हद तक लक भी मैटर करती है। टेस्ट की हद तक मैं ये चीज नहीं कंसीडर करता कि लक मैटर करती है। वहां इस हिसाब से लक मैटर कर सकती है, आपने कोई फाइल पढ़ी एमसीक्यूज की, उसमें से 20-25 एमसीक्यू आ गए, चलें ये लक मैटर कर गई। बट इंटरव्यू ना, क्योंकि मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स के इंटरव्यू देखे, खुद भी काफी इंटरव्यू दिए। इंटरव्यू देखें, 20 से 25 मिनट का एक जो है आपका सेशन होगा इंटरव्यू का, इससे भी कम हो सकता है, 10 मिनट का भी हो सकता है, 15 मिनट का, 20 मिनट का, ये डिपेंड करता है पैनल पे, उनकी मर्जी है, वो ऑल इन ऑल है आपसे वो क्या क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो आगे चल के मैं ये चीजें आपसे डिस्कस भी करूंगा कि ये लक बेस कैसा है। बट जो है ना, कहते हैं फॉर्चून ऑलवेज फेवर द ब्रेव, किस्मत भी उनका साथ देती है जो बहादुर होते हैं, लक भी उन्हीं का साथ देती है जो कुछ ना कुछ किसी पोटेंशियल में होते हैं। अगर आप खुद किसी पोटेंशियल में नहीं होंगे तो लक भी आपका साथ नहीं देगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी आपका मेरिट क्राइटेरिया। 190 मार्क्स में से आपके टोटल नंबर लगेंगे, आप में से जो 38 लोग टॉप के ऊपर आएंगे मेरिट में, वो लोग सिलेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, और एक चीज ये कि एमफिल के कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं होंगे आपके वेटनरी ऑफिसर के फाइनल में।
अगर आप में से कोई एमफिल है या पीएचडी है, तो आपके कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं लगेंगे, तो वो डिग्री वहाँ ले जाने की एज़ सच इस हिसाब से आप लेके जा सकते हैं कि जब स्क्रूटनी टीम आपके डॉक्यूमेंट्स देखती है, तो आप उनको वो सबमिट करवा देते हैं और ये है कि अच्छा एक इम्प्रेशन पड़ सकता है वहाँ मेंबर्स पे कि चलें एक बच्चे ने एमफिल किया हुआ है, तो वो एक्स्ट्रा एज दे दें 2-4 नंबर्स का, तो वो एक अलग बात है। बट मेरिट क्राइटेरिया में एमफिल, पीएचडी के कोई मार्क्स नहीं होते। नेक्स्ट जो है हम ये चीज़ देख लेते हैं। ये काइंडली अपने नाम ओरिजिनल ओरिजिनल कर लें। ये वीवो है, पीसी है, ठीक है? बाकी ठीक है, बाकियों का नाम से है पीसी और वीवो V2146। ये अपने नाम ना ओरिजिनल कर लें ताकि आप लोगों से इंटरेक्शन में मुझे आसानी रहे बाद में। अब हम देखते हैं कि आप लोगों का जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू पैनल में आम तौर पे 3 से 4 लोग होते हैं, जिनमें एक चेयरमैन होता है पैनल का, जो कि ब्यूरोक्रेट होता है। ग्रेड 21वें का ये अफ़सर होगा, रिटायर्ड अफ़सर होगा और ये मेन पैनल को हेड करेगा। इसके हाथ में 50 मार्क्स होंगे, 50 नंबर इस अकेले बंदे के हाथ में होंगे और ये जो 3 बंदे और होंगे, जिनमें एक यूनिवर्सिटी का प्रोफ़ेसर होगा, एक डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होगा, एक रिटायर्ड पर्सन होगा, ये तीनों डीवीएम के बंदे होंगे। एक यूनिवर्सिटी से आएगा, एक डिपार्टमेंट का होगा लाइवस्टॉक का, एक कोई रिटायर्ड पर्सन हो सकता है और मे बी पॉसिबल यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफ़ेसर हो जाएँ। इन सबके हाथ में 50 नंबर होंगे। ये जी 50 नंबर चेयरमैन आपको देगा, 50 में से जितने मार्क्स उसने देने हैं और बाकी जो 3 या 4 लोग बैठे होंगे वो 50 में से आपके मार्क्स डिसाइड करेंगे कि आपके कितने नंबर लगने हैं। 50 मार्क्स वाला पास होता है इंटरव्यू में। पास होने से मुराद आपका चांस ज़ाया नहीं होगा। अगर आप में से किसी के खुदा ना खास्ता नंबर 50 से कम लग गए इंटरव्यू में 48, 49, तो आपका एक चांस ज़ाया हो जाएगा रिगार्डलेस ऑफ दिस कि आप लोग टेस्ट पास करके भी आए हुए हैं। और अगर आपके 50, 51 नंबर हैं, लिस्ट में नहीं भी नाम आता आपका, फाइनल लिस्ट में, बट अगर आपके 50 से ऊपर मार्क्स हैं, तो आपका चांस ज़ाया नहीं होगा इस एक सीट के लिए, जो कि मतलब हेल्थ की सीटें हैं ना, ये बेसिकली कैडर हेल्थ कैडर की सीटें हैं वेटरनरी की, तो वो आपका चांस ज़ाया कंसीडर नहीं होता। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? यहाँ तक आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन उस उन्हीं चीज़ों में से पूछेंगे जो अभी तक मैं आपको बता चुका। मैंने अभी तक आप लोगों को बताया कि मेरिट क्राइटेरिया कैसे बनेगा, एकेडमिक्स के 40 मार्क्स होंगे, टेस्ट के 50 मार्क्स होंगे और इंटरव्यू के 100 मार्क्स होंगे। एमफिल, पीएचडी के मार्क्स नहीं दिए जाएँगे, वो आपको एक्स्ट्रा एज ऐसे हो सकता है कि आप एमफिल हैं तो वो इम्प्रेस हो सकते हैं आपसे कि ठीक है जी, एक हायर क्वालिफ़िकेशन है तो वो ज़्यादा नंबर दे दें। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि इंटरव्यू का जो पैनल होता है, वो 3 से 4 लोगों पे मुश्तमिल होता है, जिनमें से एक चेयरमैन होता है ब्यूरोक्रेट, उसके हाथ में 50 नंबर होते हैं और बाकी 3 से 4 लोग डिपार्टमेंट के होते हैं, 50 नंबर उनके हाथ में होते हैं। ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों ने अपनी फिज़िकल अपीयरेंस को सबसे जो है ना बेहतर रखना है। ये वो चीज़ है जो आपके हाथ में है। ठीक है? आप एक अच्छी ड्रेसिंग करके जाते हैं, ये आप लोगों के अपने हाथ में है। डिसेंट ड्रेसिंग करें, लाज़मी नहीं है कि नया सूट पहनना है आपने, ठीक है? बट साफ-सुथरा सूट पहनना है आपने। मेल्स हैं, पैंट कोट पहन लें तो अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर कोई इस्लामी भाई है, जैसे शलवार-कमीज़ पहनते हैं, नो कोई मसला नहीं, शलवार-कमीज़ पहन लें, ऊपर वेस्ट कोट पहन लें। एक जो ड्रेस कोड होता है, वेस्ट कोट पहन लें, साफ-सुथरा आपका जो है वो शूज़ होना चाहिए, पॉलिश्ड शू होना चाहिए। अगर आप जिस तरह का भी हेयर कट रखते हैं, तो हेयर कट आपका बना हुआ हो, आपके जो नेल्स हैं वो ट्रिम हुए हुए हों, ठीक है?
मतलब आप लोगों ने अपनी ड्रेसिंग एक अच्छी करके जानी है। फीमेल्स हैं अगर, अगर वो जिस तरह की ड्रेसिंग करती हैं, अगर कोई फीमेल वेल करती है, तो वेल करके जाए, कोई इश्यू नहीं है। अगर एक फीमेल जीन्स पैंट पहनती है, तो जीन्स भी पहन के जाया जाया जा सकता है। इवन के सीएसपी भी जो हैं, सीएसएस के इंटरव्यू में भी जाती हैं गर्ल्स जो हैं वो ऊपर जस्ट जो होता है शर्ट जो होती है स्वेट शर्ट, वो पहन ली, जैसे अब सर्दियों का मौसम है, और स्कार्फ ले लिया, नीचे जीन्स पहन ली, इसका कोई इतना मसला नहीं होता। लेकिन ये है कि प्रॉपर एक अपनी ड्रेसिंग में जाए, नेचुरल आपकी लैंग्वेज शो हो रही हो। एक बंदा जिसने सारी ज़िंदगी पैंट कोट नहीं पहना, वो पैंट कोट पहन ले उस दिन, तो वो उसमें डिस्कम्फर्ट फ़ील करेगा। डिस्कम्फर्ट फ़ील करेगा, तो उससे बेहतर है वो चीज़ ना अडॉप्ट करे जो उसका नेचुरल वे नहीं है। और बाकी जो है अपना आप एटीट्यूड उसको पॉजिटिव रखेंगे, जो सवालों के जवाब हैं उनको पॉजिटिव वे में देंगे, कमियाँ, कुताहियाँ या नुकसानात नहीं चीज़ों के बताना शुरू कर देने। आपने अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है हर मामले में। वो हम देखेंगे भी जब मैं आपसे क्वेश्चन आंसर करूँगा, तो आप किस तरह से मुझे जो है आंसर्स करते हैं, आपके कोलीग्स किस तरह से मुझे आंसर्स करते हैं, तो उससे आप लोगों का काफ़ी हद तक जो है एक जो टेम्पो है वो बन जाएगा। आई कांटेक्ट आपने अपना रखना होता है बेहतर। अब ये नहीं है कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप दीवार की तरफ देख रहे हो या ऊपर जो है छत की तरफ देख रहे हो। जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी आँखों में आँखें डाल के बात करनी है, ठीक है? और बाकी लोगों की तरफ भी देखना है, मतलब सबको जो है एंगेज करना है आप लोगों ने अपने साथ। इसके बाद अगर बात कर लें इंटरव्यू के पार्ट्स की, इंटरव्यू 2 तरह का पार्ट्स होते हैं। एक होता है जनरल नॉलेज और पर्सनैलिटी असेसमेंट का हिस्सा। जनरल नॉलेज और पर्सनैलिटी असेसमेंट। जनरल नॉलेज कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, आम तौर पे आसान पूछा जाता है। लेकिन अगर मुश्किल भी पूछ लिया जाए, तो वो बेसिकली सिर्फ़ आपको नर्वस करने के लिए पूछा जाता है। उनको भी पता है कि आप लोग जो हैं वो वेटरनरी ऑफिसर का टेस्ट देने आए हैं, सीएसपी जो है सीट के लिए तो आप नहीं आए हुए। अगर वो आसान पूछते हैं, आपको आता है तो उसका जवाब दे दें। और अगर और ये ज़्यादातर जो है चेयरमैन ही पूछता है। जो मेन बंदा है सबसे पहले वो ही शुरुआत करेगा, चेयरमैन आपसे। वो आपकी पर्सनैलिटी को थोड़ा असेस करेगा, उसके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े होंगे। आप सबसे पहले जाएँगे अपने डॉक्यूमेंट्स जब जमा करवाएँगे वहाँ पे, तो वो फ़ाइल अंदर चली जाती है चेयरमैन के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की। वो उनको स्टडी कर रहा होता है, आप कमरे में दाखिल होते हैं, तो वो आपसे क्वेश्चन शुरू कर देता है। किस तरह के क्वेश्चन्स करता है वो अगली स्लाइड में हम देखते हैं। और कुछ वो जनरल नॉलेज के भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, जो जनरल नॉलेज वाली बात है, पिछले 2 सालों में, पिछले 2 से 3 सालों में जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है वो कम पूछा जाता है पीपीएससी में। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में मैंने अभी 2 जो है इंटरव्यूज़ में अपीयर हुआ डिप्टी डायरेक्टर के, और इसके अलावा पिछले साल काफ़ी सारे स्टूडेंट अपीयर हुए इंटरव्यूज़ में। तो जनरल नॉलेज पे अब कम फोकस किया जाता है। वो 20 नंबर का आपसे पेपर में पूछ लिया गया। बट ये सारी मर्ज़ी है चेयरमैन की। वो कितना आपसे जनरल नॉलेज पूछता है, वो एक सवाल भी नहीं आपसे पूछता, डायरेक्टली ही आपसे जो है वो अ क्वेश्चन कर देता है आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वीआरआई का डिप्टी डायरेक्टर का इंटरव्यू था, तो मैं कमरे में एंटर हुआ तो उसका पहला क्वेश्चन ही ये था कि एलाइज़ा किसका एब्रिविएशन है? एलाइज़ा का प्रिंसिपल क्या है? उसने कोई मेरे से इंट्रोडक्शन नहीं लिया, कोई उसने मेरे से जो है नहीं अपना पूछी और कोई चीज़, डायरेक्ट ही वो स्टार्ट हो गया यहाँ से। सिमिलरली और भी हम इंटरव्यूज़ ऐसे देखते हैं जिसके अंदर डायरेक्टली जो है वो आपसे फील्ड रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है चेयरमैन, और आप हैरान रह जाते हैं, आप एक माइंड बना के जाते हैं कि मैंने तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाना था, और उसके बाद मैंने कुछ अपना मतलब हॉबीज़ के बारे में बताना था, कुछ वो मेरे से पर्सनैलिटी के बारे में पूछता, अपनी ज़िंदगी के वीक पॉइंट बताओ, स्ट्रेंथ बताओ, ये करो, वो करो। कुछ भी नहीं पूछा और वो डायरेक्टली आपसे पूछ लेता है, और हक्के-बक्के रह जाते हैं 1 मिनट के लिए कि ये हुआ क्या है? तो मेनली आपने इंटरव्यू में अपनी नर्व्स पे काबू रखना होता है। एक स्टेडी मोशन में रहना होता है थ्रू आउट द इंटरव्यू। जिस स्टेट में आप शुरू में दाखिल हुए, थोड़े से नर्वस होंगे, उसके बाद जब आप हीमोस्टेसिस हो जाएगा, आपकी बॉडी एक नॉर्मल पोज़ीशन पे आ जाएगी, तो आपने फ्रॉम स्टार्ट ऑफ इंटरव्यू टू एंड ऑफ इंटरव्यू
उसी स्टेडी हालत में रहना है। बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, बहुत ज्यादा लेजी बिहेवियर भी शो नहीं करना। दरमियाना एक उनको बंदा चाहिए मीडियोकर पर्सनैलिटी का। ओवर कॉन्फिडेंस वाले बंदे भी उन्हें नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा शाय पर्सन भी डिपार्टमेंट को नहीं चाहिए। देखें, आप खुद सोचें अपने पे रख के कि आप चेयरमैन हैं, आपने एक बंदे को सिलेक्ट करना है। हम तो इसलिए जाते हैं ना कि यार हमें सिलेक्ट कर लें। आप ये चीज सोचें कि वो उनको उनकी डिमांड क्या है। चेयरमैन और जो मेंबर बैठे हैं, उन्होंने आपको रिकमेंड करके लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट को बताना है कि ये बंदे रिकमेंडेड हैं। तो उनको कैसे बंदे चाहिए, ये ना सोचें कि हमने जाके सिलेक्ट होना है। उन्होंने किसको सिलेक्ट करना है, उनका क्या क्राइटेरिया, आपने उस क्राइटेरिया को मेट करना है। तो थोड़ी सी आप अपनी पर्सनैलिटी को, वैसे कोशिश करनी चाहिए। इंटरव्यूज का असूल यही होता है कि नेचुरल रहें, बी नेचुरल। जो आप हैं वैसा ही वहां पे शो करें, मिमिक ना करें। बट थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ आपको अपना जो बिहेवियर है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं आप। कि आप क्वेश्चन के आंसर्स बहुत छोटे देते हैं, बहुत ज्यादा देते हैं, तेज तेज बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। इन चीजों को आप कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी में पॉजिटिव चीजें ला सकते हैं। इन सारी चीजों को चेयरमैन ने जज करना होता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज को, आपके रूम में एंटर होने से लेके एग्जिट होने तक, आपकी टोटल चीजों, ये भी हो सकता है आप देखेंगे समटाइम आप लोगों के साथ होगा, चेयरमैन देख भी नहीं रहा होगा। चेयरमैन अपने कामों में बिजी हो जाता है, फाइलों में ये वो। बट उनकी एक नजर ही काफी होती है, उनका पूरा दिन काम ही इंटरव्यू लेना है, एमबीबीएस डॉक्टरों का, एग्रीकल्चर वाले लोगों का, डीवीएम वाले लोगों का। तो वो बड़ी जल्दी असेस कर जाते हैं एक बंदे की पर्सनैलिटी को। और फिर जो लोग होते हैं, ये आपके डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, वो तो आपसे फिर हर बंदा 4-4 5-5 क्वेश्चन करता है। ओवरऑल 20 से 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एक जो है इंटरव्यू के अंदर, जिसमें से अगर 25 क्वेश्चन है तो 18 से 20 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए। नहीं भी ठीक तो ये भी इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। ब्लंडर नहीं मारना, सॉरी कह देना होता है अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आता तो। सेकंड नंबर पे जो चीज पूछी जाती है वो है सब्जेक्ट नॉलेज। सब्जेक्ट से मुराद हमारा डीवीएम, डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन, पूरी डिग्री। अब वहां पे 3 या 4 लोग होंगे। अब आप लोगों की ये जो सीट है ये है हेल्थ डिपार्टमेंट की। तो आपको डिजीजेस के ऊपर कमांड हासिल होनी चाहिए, मेडिसन पे, डिजीजेस पे, वैक्सीनेशन शेड्यूल पे, डीवर्मिंग शेड्यूल पे, बैक्टीरियल डिजीजेस के नाम, वायरल डिजीजेस के नाम, प्रोटोजोल डिजीजेस के नाम। ठीक है। और रिप्रोडक्शन के जो मसले मसाइल हैं, डिस्टोकिया है, प्रोलैप्स है, ब्रूसेलोसिस है, इस तरह की जो चीजें हैं उसके ऊपर आप ज्यादा फोकस करेंगे। रिसर्च की सीट होती है तो आप रिसर्च की सीटों पे ज्यादा फोकस करते हैं। पोल्ट्री की सीटें होती हैं तो पोल्ट्री से रिलेटेड आप ज्यादा फोकस करते हैं। ये हेल्थ की सीटें हैं तो आप हेल्थ रिलेटेड चीजों पे, एनिमल हेल्थ रिलेटेड चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे। बट दिस इज नॉट ए फाइनल वर्ड। ऐसा नहीं है कि वो आपसे और कुछ नहीं पूछ सकता। वो आपसे पोल्ट्री के बारे में भी पूछ सकता है, वो आपसे रिसर्च के बारे में भी पूछ सकता है। देखिए, वो जो 4-5 बंदे आए हैं वो बाउंड नहीं है किसी के। ठीक है, कि वो आपसे कहाँ से पूछेंगे। और आमतौर पे जैसे जिन लोगों ने आप में से टेस्ट पास कर लिया है, उनका इतना नॉलेज है, मैं समझता हूँ बाकियों से बेहतर है, तो वो टेस्ट पास करके जो है नेक्स्ट स्टेप पे आए हैं। तो वो कहीं से भी पूछेंगे तो आप लोग आंसर करने के जो हैं वो काबिल होंगे। और जिसका नहीं पता होगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप सॉरी बोल देंगे। इसमें कोई वो नहीं होता मसला कि आप सॉरी उनको बोल दें। जिस चीज का आपको नहीं पता आप सॉरी बोल सकते हैं। सब्जेक्ट नॉलेज के ऊपर हम अब क्या करेंगे, जो हमारा तरीकाकार आगे होगा, मैं डेली के आपको कुछ टॉपिक्स दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, हम सबसे पहले एक सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, मेडिसन। इसके ऊपर मैं आपको कुछ लेक्चर्स और कुछ डेटा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको 5 लेक्चर दे देता हूँ एक दिन के लिए। आपने क्या करना होगा, इन लेक्चर्स को तैयार करना है।
उसके बाद नेक्स्ट डे, जैसे आज का ये खत्म होती है हमारी क्लास, में आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर फाइल्स भेज दूंगा कि आपने ये कल स्टडी करनी है। फॉर एग्जांपल, उसमें मैं आपको कह देता हूँ कि मेडिसिन में आप लोग बैक्टीरियल डिजीजेस को स्टडी करें, मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट डे क्लास में मैं आप लोगों से बैक्टीरियल डिजीजेस के क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोगों के माइक में ऑन कर दूंगा। आज फिलहाल ऑफ है आपके माइक, आज सिर्फ आप मुझे सुने, अगले आने वाले दिनों में मैंने आपको सुनना है। जो हमारा होता है वेटनरी का बैच तैयारी करवाने का, उसमें तो सिर्फ मैं ही मतलब आपको पढ़ाता हूँ डिफरेंट लेक्चर्स, लेकिन इंटरव्यू के अंदर बेसिकली मैंने आप लोगों की प्रैक्टिस करवानी है, आप लोगों के आंसर बेहतर करने की। मैं एक स्टूडेंट को कहूंगा कि आप इस क्वेश्चन का आंसर करें, और वो मुझे उसका आंसर करेगा, ठीक है। और स्टार्ट में कुछ आप में से लोग हेजिटेट करेंगे, कुछ जो है शुरू में साइलेंट लिसनर्स के तौर पे देखें, चीजों को ऑब्जर्व कर लें, बट एट द एंड आप में से हर बंदे को इंटरव्यू देना होगा, हर बंदे को क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे। एक दिन फॉर एग्जांपल मैं आपको कह देता हूं कि हर बंदे ने अपना इंट्रो तैयार करना है, तो नेक्स्ट डे सारे लोग मुझे अपना इंट्रो सुनाएंगे, बारी बारी में माइक ऑन करूंगा, हर स्टूडेंट मुझे अपना इंट्रो बताएगा। इंट्रो में आता क्या कुछ है वो मैं आपको बता दूंगा, जो भी असाइनमेंट मैं आपको देने लगूंगा वो मैं बताऊंगा कि ये चीजें आपने तैयार करनी है, उसके मुताबिक नेक्स्ट डे आपने मुझे आंसर करने होंगे। फिर जब हमारा मेडिसिन का पोर्शन हो जाएगा, फिर हम रिप्रोडक्शन पे आ जाएंगे, फिर पोल्ट्री पे आ जाएंगे, डिपार्टमेंटल जो चीजें पूछी जाती हैं इंटरव्यू में, डिपार्टमेंट के इनिशिएटिव, डिपार्टमेंट में क्या वर्किंग हो रही है उसका भी मैं डेटा आपको दे दूंगा, डिपार्टमेंट का क्या ऑर्गेनोग्राम है उसका। तो डेली बेसिस पे मैं आपको कुछ टॉपिक असाइन करूंगा, और नेक्स्ट डे आपने उन टॉपिक्स के मुझे आंसर करने होंगे। इस तरह से हमारा सब्जेक्ट जो है वो रेडी हो जाएगा। और जो पर्सनैलिटी असेसमेंट क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो ये क्वेश्चन है जी, पर्सनैलिटी असेसमेंट के। एक जो अच्छा इंटरव्यू होता है, जो स्टैंडर्ड इंटरव्यू है, उसमें ये क्वेश्चन होने चाहिए, चेयरमैन को पूछने चाहिए, बट बात वही कि चेयरमैन बाउंड नहीं है। आप लोगों, अगर 200 लोग हैं तो 100 लोगों से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप देखिएगा, आप लोगों के सामने इंटरव्यू होने हैं, इन्हीं क्वेश्चंस में से पूछे जाएंगे पर्सनैलिटी असेसमेंट में। इनसे बाहर आमतौर पे कम ही क्वेश्चन होते हैं, बट ये अब हर बंदे की किस्मत है कि वो इन क्वेश्चंस में से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, या डायरेक्टली आप लोगों से कोई जनरल नॉलेज की चीज पूछना स्टार्ट कर देता है, या आप लोगों से वो कोई फील्ड की चीज पूछना स्टार्ट कर देता है। ये टोटली लक बेस्ड होता है, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो जिन चीजों के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है वो हम अल्लाह ताला पे छोड़ देते हैं, जैसा कि जो फाइनल रिजल्ट है उस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं होगा, वो अल्लाह ताला पे छोड़ देते हैं। और जिन चीजों पे हमारा कंट्रोल है, हार्ड वर्क, मेहनत करना, डेली की प्रैक्टिस करना, टिल द लास्ट डे ऑफ इंटरव्यू, जिस दिन तक आपका इंटरव्यू नहीं आता, उसके ऊपर मेहनत हम कर लेते हैं। डन हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चन देखिएगा। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सबसे पहला क्वेश्चन, सॉरी, सबसे पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए, और आमतौर पे होता भी यही है। आप लोग अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, और कल की आपकी जो असाइनमेंट है, कल आप सबने मुझे अपना इंट्रोडक्शन बताना है। वन थिंग मोर, इंट्रोडक्शन या क्वेश्चंस के जवाब इंग्लिश में देने होते हैं। अब जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती वो उर्दू में भी दे सकते हैं, बट देखें कुछ चीजें होती हैं आइडियलिस्टिक, कुछ चीजें मैं आपको जो चीजें बताऊंगा वो आइडियलिस्टिक बताऊंगा, कुछ चीजें होती हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप उनको मोल्ड कर लेते हैं अपने मुताबिक। फॉर एग्जाम्पल, बाइक या गाड़ी चलाना सीखते हैं, बाइक या गाड़ी हम चलाना सीखते हैं तो हमें बताया जाता है इस तरह से जी, एक्सीलरेटर है, इसका जो आपने फर्स्ट गियर लगाना है वो इस तरह से लगाना है,
ठीक है, आपने इशारा इस तरह से देना है, सेकंड गियर इतनी स्पीड पे जाके चेंज करना है, थर्ड जो गियर चेंज करना है वो इतनी स्पीड पे जाके आपने चेंज करना होता है, और एक फुल प्रोटोकॉल होता है। बट जब आप लोग सीख जाते हैं गाड़ी चलाना, तो मेल हजरात एक हाथ से सिगरेट पी रहे होंगे, दूसरे हाथ में मोबाइल होता है और गाड़ी चली जा रही है। ठीक है, मोबाइल कान पे लगाया हुआ है, कॉल सुन रहे हैं और गाड़ी चलाई जा रही है। गाड़ी तो दोनों तरीकों से आप सही चला रहे हैं। तो एक सिचुएशन होती है आइडियलिस्टिक कि ये चीजें होनी चाहिए ऐसे, और दूसरा होता है कि आप उन चीजों से भी ओवर जाके चीज बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर लेते हैं अपने नेचुरल वे में। तो आपने दोनों चीजों को अडॉप्ट करते हुए अपनी जो है वो पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करना है पैनल के सामने। तो कुछ चीजें जो मुझे लगेंगी कि इसके अंदर आप लोग ठीक नहीं बता रहे या इस तरह से होना चाहिए, वो मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा। अब जैसे हमारे 18 या 20 लोग होते हैं जो कल इंट्रोडक्शन देते हैं, तो आप देखेंगे हर लोगों की जो है वर्सटाइल बिहेवियर। हर बंदा इंट्रोडक्शन एक अलग तरीके से देगा। इवन कि अगर मैं आपको पॉइंट भी बता दूं कि ये पॉइंट है इंट्रोडक्शन में, आपने ये बताना होता है, तो भी हर बंदा अलहदा से ही एक इंटरव्यू देता है। फॉर एग्जाम्पल एफएससी का पेपर होता है, जो बुक होती है एफएससी अगर फर्स्ट पार्ट है, बायो की बुक है, वो सबके लिए सेम ही है ना, उसी में से पेपर आना है, बट हर किसी के डिफरेंट मार्क्स आते हैं। क्यों? हर किसी के लिखने का अंदाज डिफरेंट है, हर किसी अपनी जो है एक एक्सप्रेसिव पावर है वो डिफरेंट है। इसी तरह हम देखेंगे कि डिफरेंट क्वेश्चंस के हैंडलिंग में डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से बिहेव करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल रटे रटाए आंसर्स ना कीजिएगा, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, बट इसी सीक्वेंस में तो वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। क्वेश्चंस का सीक्वेंस भी डिफरेंट हो सकता है, क्वेश्चन की नोयत भी डिफरेंट हो सकती है। तो उसके मुताबिक कुछ चीजें आपने अपनी मोल्ड करनी है और कुछ चीजें आपने परफॉर्म करनी है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, इंटरव्यू डे की सिचुएशन के मुताबिक। तो पहला क्वेश्चन और जो कल आपकी असाइनमेंट होगी, वो आप लोगों ने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना होगा। इंट्रोडक्शन में क्या कुछ आता है? आपका नाम, फादर नेम, आपका डोमिसाइल का एरिया जिस जगह आप रहते हैं, आपकी मैट्रिक, आपकी एफएससी, आपका डीवीएम। और अगर वो आपको नहीं रोकता, वो कहता है कि बोलो जितना बोल सकते हो। क्वेश्चन दो तरह के होते हैं। एक क्वेश्चन होते हैं जो वन लाइनर आंसर होता है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एलेबोरेटिव होते हैं, आप जिस पे जितना बोलना चाहें बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो आपसे पूछ लेता है काओ की जो है बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। वन लाइनर है ना, इसके अंदर आप ये आगे तो नहीं शुरू हो सकते कि काओ का इतना होता है लेकिन बफ का इतना है और कैट का इतना है और इसका। आपको वन लाइनर ही जवाब देना होगा। बट जैसे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ है, ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आप इसमें जितना चाहें बोल सकते हैं, और तब तक आप बोल सकते हैं जब तक वो आपको खुद चुप ना करवा दे। तो मेन आपने पहले बताना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना बताऊं, माई नेम इज हसान जुनेद, फादर्स नेम ख्वाजा जुएद अहमद तारिक, आई बेसिकली बिलोंग्स टू खानेवाल, I did my matriculation from Islamia College, Islamia School, Khanewal. I secured 80% mark in matriculation. After that, I got admission in FSC pre-medical in Government Islamia College, Khanewal. I secured 80% marks in FSC 2. After that, I got admission in Bahauddin Zikriya University, Multan. In Bahauddin Zikriya University, Multan, throughout my academic year, I remain second position holder. My CGPA is 3.84 out of 4. ठीक है। अब यहाँ पे अगर वो मुझे चुप करा दे तो ठीक, अगर वो मुझे चुप नहीं कराता तो मैं उसको मजीद बताऊंगा। आई हैव टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर। अपने सिबलिंग्स के बारे में, अपनी हॉबीज के बारे में, माई हॉबी आर स्नोकर प्लेइंग एंड बैडमिंटन प्लेइंग, बुक रीडिंग, इस तरह करके आप फिर ये चीजें भी ऐड कर देते हैं उसके अंदर। ये आप लोगों का इंट्रोडक्शन का एक पार्ट होता है।
अब इंट्रोडक्शन के पार्ट में अभी एक मेरा इंटरव्यू था, उसके अंदर चेयरमैन ने मुझे खुद कहा, अपना आपको इंट्रोड्यूस कराएं। इंट्रोड्यूस कराने में आपने अपना, अपने घर वालों के बारे में, अभी तक आप जो है क्या कुछ करते रहे, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना है, अपनी हॉबीज के बारे में बताना है, इस सारी चीजों के बारे में बताना है। अब देखें, उसने मुझे खुद ये पॉइंट बता दिए कि ये 6-7 चीजें आपने बतानी है। तो आप ये सारी चीजें तैयार करेंगे अपने इंट्रोडक्शन में। बाकी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, सम टाइम आपको वो कहता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप कहते हैं माय नेम इज हसान जुनैद, फादर नेम ख्वाजा जुनैद अहमद तारिक, आई बेसिकली बिलोंग्स टू खानेवाल। वो आपको स्टॉप कर देगा यहीं पे और अगला क्वेश्चन आपके सामने पोज कर देगा। खानेवाल की क्या चीज जो है वो मशहूर है? खानेवाल में कोई फार्म है आपके लाइफ स्टॉक का? वो आपके इंट्रोडक्शन में से भी क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। तो पहली चीज ये होती है कि आपने अपनी पर्सनैलिटी के बारे में टोटली सर्च करनी है और उसको 1 या 2 पेजेस पे लिख लेना है। अब आया कि वो पैनल वाला आपसे पूछता है या नहीं पूछता, ये आपका पहला या आखिरी इंटरव्यू तो नहीं होना, आपने इंटरव्यूज देते रहने हैं। लेकिन ये चीजें एक जो है प्रोटोकॉल है, जो आपको पता होनी चाहिए, जो पूछी जाती हैं इंटरव्यूज में। अब मैं ये तो नहीं कर सकता कि एग्जैक्ट वही जो 20 क्वेश्चन ही आपको बता दूं जो एग्जामिनर ने आपसे पूछने हैं, बट हम एक वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से गुजरेंगे, जिनमें से कुछ क्वेश्चंस वही होंगे जो हमारे इस दौरान, इस सेशन के दौरान डिस्कस हुए होंगे, और कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा होंगे, उसको आप अपनी नॉलेज के मुताबिक, आप लोगों का जो एकेडमिक कैरियर है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, उसके मुताबिक हैंडल कर लेंगे। इसके अलावा जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो देखिएगा। वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप डिपार्टमेंट के बारे में क्या जानते हैं, जिस डिपार्टमेंट में आप जॉब करने आए हैं। तो किस डिपार्टमेंट में आपने, किस डिपार्टमेंट का टेस्ट क्लियर किया, बताइएगा। किस डिपार्टमेंट का टेस्ट आप लोगों ने क्लियर किया? किस डिपार्टमेंट का इंटरव्यू देने जा रहे हैं आप लोग? LDD, LNDD, हाँ जी, लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। अच्छा, अब सुनने में, देखने में तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बट अगर मैं कहूं कि मेरे से ये एक इंटरव्यू में पूछा गया है और उसने 2 दफा रिपीट किया कि पूरा बताएं, पूरा आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों? वो जो बैठे हैं इंटरव्यू लेने, उनके सामने डेली बेसिस पे साइकोलॉजी के अलहदा स्टूडेंट आ रहे हैं, मैथमेटिक्स के अलहदा आ रहे हैं, सब इंस्पेक्टर के अलहदा ले रहे हैं वो इंटरव्यू, तहसीलदार के वो इंटरव्यू अलहदा ले रहे हैं। तो उन लोगों को सम टाइम आपसे वो पूछते हैं कि आप किस डिपार्टमेंट को, हालांकि पहले वहां पे नुमाइंदे बैठे भी होंगे, रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन चेयरमैन के पास इतना टाइम नहीं होता कि गप्पे शप्पे उनसे लगाता रहे। वो आता है, वो आपसे पूछता है जी किस डिपार्टमेंट का इंटरव्यू है, और ये काफी दफा पूछा गया है क्वेश्चन ना। फिर इसके बाद वो आपसे आपकी स्ट्रेंथ पूछ लेता है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, हम आपको क्यों हायर करें बाकी लोगों की निस्बत, बाकी लोग भी तो इंटरव्यू देने आए हैं, तो आपको क्यों हम करें, आप यहाँ पे काम क्यों करना चाहते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल बताते हैं कि मैं पहले जो है ऑलरेडी एक जगह काम कर रहा हूँ और वहां से मुझे 80,000 पे मिल रही है, तो वो कहेंगे यहाँ पे आएंगे तो आपको तो जो है वो 60 to 65,000 पे मिलेगी, तो आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं वो जॉब छोड़ के। आपके जिंदगी में गोल क्या है? अब ये भी, अब आप कहेंगे पता नहीं सारे क्वेश्चन ही सर से, क्योंकि मैं इंटरव्यूज बहुत ज्यादा दे चुका हूँ ना, जनरल नॉलेज के भी दे चुका हूँ, तो ये क्वेश्चन मुझे अब रिपीटेड याद आते हैं कि मेरे से ये पूछे गए हैं। ठीक है, आप अपने आपको 10 साल बाद कहाँ देखते हैं? आपने ये नहीं कह देना कि सर आपकी सीट पे। ठीक है, फिर वो आपको ये वाली सीट भी नहीं देंगे, वो कहेंगे CSS क्लियर करके आओ और फिर हमारी सीट पे आओ। ठीक है, आप अपने आप को कहाँ पे देखते हैं, आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन सी है, ठीक है, उस पर्सनैलिटी से आपने क्या कुछ सीखा। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये पर्सनैलिटी असेसमेंट क्वेश्चन कहलाते हैं, जो कि चेयरमैन आमतौर पे पूछता है आपसे, देखने के लिए कि बंदे का कैलिबर क्या है, उसकी सोच क्या है। बाकी आखिरी क्वेश्चन देखें, व्हाट कैन यू डू फॉर अस दैट अदर कैंडिडेट कैन नॉट डू। आप हमारे लिए ऐसा क्या कर सकते हैं, आप हमें, क्योंकि उन्होंने तो बेसिकली ये देखना है कि आपने डिपार्टमेंट को क्या देना है, आपने पाकिस्तान के लिए क्या करना है।
उन्हें इस चीज से मतलब नहीं है कि हमने आपको तनख्वाह पे रखना है, जिंदगी भर जो है वो गवर्नमेंट का कहते हैं ना जवाई बन जाना, और लड़की का बहू कह देंगे बहू बन जाना। तो उन्होंने ये नहीं देखना कि हमने आपको जो है वो अपना जिंदगी भर के लिए एक तनख्वाह लगा देनी है। उनको चाहिए कि आप हमारे लिए क्या करेंगे, आप लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के लिए क्या करेंगे, आप पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे। तो थोड़ा सा आप लोगों ने जो है वो आइडियलिस्टिक टच भी रखना होता है। आइडियलिस्टिक रखना होता है, फैंटेसाइज नहीं रखना होता। फैंटेसी वाली बातें नहीं कर देनी जो उनको भी पता हो कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दरमियाना हाथ रखना है, होला हाथ रखना है। उसके बाद जी सेकंड पार्ट आ जाएगा आपका सब्जेक्ट नॉलेज। सब्जेक्ट से मुराद है डीवीएम, डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन। अब डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन के अंदर तो हम ये मैं आपको बताऊंगा कि आप डिपार्टमेंट के लिए क्या कर सकते हैं। इन सारों के आंसर्स मैं आपको बताऊंगा। चलें अभी अगर मैं बता देता हूँ आप डिपार्टमेंट के लिए क्या कर सकते हैं। आप उन्हें कहेंगे कि सर मैं डिपार्टमेंट की अपलिफ्ट के लिए, मैं आप अगर आपकी सीजीपीए अच्छी है, आप कह देंगे सर मेरी सीजीपीए शो करती है कि मैं एक डेडिकेटेड और हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ, मैं डिपार्टमेंट के लिए जो है अपनी तमाम एनर्जीज जो हैं वो लगाऊंगा और एनिमल्स की वेलफेयर के लिए काम करूंगा। अब देखिए आपने वो चीजें करनी है जो वो सुनना चाहते हैं। वो वहां बैठे हैं, उन्हें भी पता है ये सीट कौन सी है, हेल्थ की। तो आपने कहना है मैं एनिमल की हेल्थ के लिए काम करूंगा। अब हेल्थ में क्या क्या चीजें आती हैं, सर मैं सिक एनिमल्स जो हैं उनका इलाज करूंगा, सर मैं अपने एरिया जो मुझे असाइन किया जाएगा वहां पे सर वैक्सीनेशन का जो है कंप्लीटली करवाऊंगा, मैं सर वहां के फार्मर्स की जो है अवेयरनेस दूंगा। डिपार्टमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ आपने बता देना है योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि आपने लगने के बाद क्या कुछ करना है डिपार्टमेंट के लिए, वो सारी चीजें आप बता देंगे बस। बेसिकली ये क्वेश्चन है कि आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। आपने बता देना है कि मैं ये सारा कुछ बाकियों से अच्छे से कर लूंगा। मेरा सर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो हैंड्स ऑन, अगर आपकी सीजीपीए कम है, वो कहें यार तुम्हारी तो सीजीपीए से लगता ही नहीं है कि तुम ये काम कर सकते हो, तो कह देना सर मतलब मैं सर प्रैक्टिकल वर्क पे ज्यादा बिलीव करता हूँ, मैं सर अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर भी केसेस बहुत ज्यादा है। अब उन्होंने आपसे केसेस करवा तो नहीं लेने, उन्होंने वहां बिल्ली तो नहीं मंगवा लेनी कि इसको इंजेक्शन लगा के दिखाओ, आपने बात ही करनी है ना। वहां कह दो, थोड़ा सा लेबोरेटिव हो जाओ। इतनी भी नहीं छोड़ देनी कि अगले हैरान परेशान कर दो कि सर मैंने एक ऐसा सीमन इजाद कर लिया है कि वो रखने से बच्चा या बच्ची वही होगी जो मैं कहूंगा। इस तरह की नहीं, खोला हाथ रख के कि जो डिपार्टमेंट की आपकी जॉब ड्यूटीज हैं, मैं सर एनिमल का इलाज वहां पे बेहतर तरीके से करूंगा, मैं सर एरिया की टोटली वैक्सीनेशन करवाऊंगा, मैं सर वहां पे फार्मर्स को अवेयरनेस दूंगा, मैं सर फार्मर्स के अपलिफ्ट के लिए काम करूंगा। ये वो इस तरह के दो चार पॉइंट आपने बता देने हैं उनको। अब जो है सब्जेक्ट नॉलेज की बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेप ये पर्सनैलिटी असेसमेंट के जितने क्वेश्चन हैं इनके आंसर्स मैं आपको बताऊंगा, आप लोगों से पूछूंगा भी और आप लोगों को बताऊंगा भी आने वाले दिनों में। सब्जेक्ट नॉलेज की बात कर लेते हैं, डीवीएम। डीवीएम में हमने मोर देन 70 सब्जेक्ट पढ़े हैं, 70 सब्जेक्ट हमने पढ़े हैं डीवीएम के अंदर। बट जो सब्जेक्ट आमतौर पे पूछे जाते हैं वो आप लोगों से मेडिसिन का पूछता है, डिजीजेस के बारे में, डीवर्मिंग वैक्सीनेशन, डिफरेंट डिजीजेस, एफएमडी, लंपी स्किन डिजीज, गल घोटू, पोल्ट्री की जो डिजीजेस हैं उनके बारे में पूछता है। सेकेंडली वो आप लोगों से रिप्रोडक्शन के बारे में पूछता है, रिप्रोडक्शन के जो मसले मसाइल हैं, पायोमेट्रा है, डिस्ट्रोकिया है, ठीक है, रिपीट ब्रीडिंग है, एनिस्ट्रस का प्रॉब्लम है, और ईस्ट्रस साइकिल है। मेन मेन जो कंसेप्ट होते हैं रिप्रोडक्शन के वो आपसे पूछे जाते हैं। पैरासाइटोलॉजी पूछी जाती है आप लोगों से, हालांकि एक बड़ा रफ सा सब्जेक्ट है, बट पैरासाइट्स की अहमियत बहुत ज्यादा है। जब आप जॉब पे लग जाते हैं दो ही काम होते हैं आपके मेनली, जानवर के पेट के कीड़ों की दवाई दे देना फार्मर को जो गवर्नमेंट ज्यादा प्रोवाइड करती है, और उसके ऊपर स्प्रे करवा देना एक्टोपैरासाइट्स का, एवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगा देना, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं कुछ बीमारियों की। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है लाइफ स्टॉक का, जो आपको जब आप जाते हैं फील्ड में काम करने, जिससे आपका पाला पड़ता है पैरासाइटोलॉजी।
उसके अंदर वो आपसे कुछ मतलब क्वेश्चंस पूछ सकता है, डीवर्मिंग का शेड्यूल पूछ सकता है, वैक्सीनेशन का शेड्यूल पूछ सकता है, आप लोगों से पोल्ट्री के बारे में क्वेश्चंस कर सकता है। फिर और सब्जेक्ट्स में आ जाता है, मीट के बारे में वो आपसे पूछ सकता है, मिल्क के बारे में आपसे पूछ सकता है, मिल्क की प्रोसेसिंग के बारे में पूछ सकता है। फिर अगर रिसर्च की बात कर लें तो मोटे मोटे जो टेस्ट हैं, अलाइजा है, पीसीआर है, ठीक है, इन टेस्टों के बारे में पूछ लिया जाता है कि फील्ड के अंदर फलां बीमारी आ गई है, आप उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। लैब के हवाले से मतलब कुछ ऐसी बीमारियां हैं, फॉर एग्जांपल ब्लड पैरासाइट ज्यादा आते हैं, तो उनको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, कुछ तो आप उनको बता देंगे, मतलब साइन सिम्टम्स की बुनियाद पे बताएंगे, और कुछ जो है वो टेस्ट होंगे जो लेबोरेटरी के अंदर होंगे। कोई वो उसकी आप स्टेनिंग करवा रहे हैं या उसको किसी जो है मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी की मदद से हल करवा रहे हैं, तो वो आप लोगों ने बता देना होता है। फिर जैसे एक डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है वहां पे, डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव आमतौर पे आपसे पूछता है डिपार्टमेंट के क्या मसले मसाइल हैं। खासकर ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्या आप जिस भी शहर के हैं आप शुरू में बताएंगे ना, वो आपसे पूछेगा कि वहाँ पे कोई फार्म है। उनको तो पता होता है, ज़ाहिर बात है, वो 19वें 20वें ग्रेड का अफसर है, सारी ज़िंदगी उसने यहाँ लगाई है। तो आपने भी इस चीज़ की सर्च करनी है कि आपके एरिया के करीब-करीब कोई फार्म, कोई सीमन प्रोडक्शन यूनिट, कोई पोल्ट्री का फार्म या कोई इम्पोर्टेंट चीज़, कोई ब्रीड वहाँ की। फिर वो आपसे मतलब डिपार्टमेंट क्या पूछ लेता है कि हमारे डिपार्टमेंट में क्या कुछ हो रहा है। वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं, उसके बारे में। ठीक है? और ये देखिएगा पहला पॉइंट, रेस्ट ऑफ द पर्सन आफ्टर चेयरमैन विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम सब्जेक्ट। चेयरमैन जब आपसे आपकी पर्सनैलिटी असेसमेंट कर लेगा, कुछ जनरल नॉलेज या आपसे जो है आपके बारे में क्वेश्चन पूछ लेगा, तो बाकी के पर्सन आपसे सब्जेक्ट नॉलेज पूछना स्टार्ट कर देंगे। बाकी के जो 3 से 4 पर्सन है, तो सब्जेक्ट नॉलेज पे आपकी ज़्यादा ग्रिप होनी चाहिए। और लेकिन ये है कि इवन चेयरमैन कैन आस्क यू सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन। चेयरमैन भी डायरेक्टली आपसे सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसा कि मैंने अपने इंटरव्यू की एग्जांपल दी कि डायरेक्टली उसने मेरे से कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कोई पर्सनालिटी असेसमेंट नहीं, कोई जनरल नॉलेज के क्वेश्चन नहीं पूछे, डायरेक्टली अलाइजा। अलाइजा किसका एब्रीविएशन है? अलाइजिया का प्रिंसिपल क्या है? और उसके बाद जो है मैक्रोफेज क्या होता है, मोनोसाइट क्या होता है, वो रिसर्च की सीट थी, उसके बारे में पूछा था। लगता था कोई लैब अटेंडेंट है, पता नहीं रहा, क्वेश्चन ही लेबोरेटरी के पूछे थे सारे। और क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वैरी कर सकते हैं। और एक चीज आपको ये भी बताता चलूं, जो न्यू लोग हैं, जो आप में से पुराने खिलाड़ी हैं, उनको तो इस बात का पता है कि आप लोगों का जो इंटरव्यू है वो आप लोगों ने जो जो सेंटर चूज किया था वहीं पे होगा। वहीं पे क्यों होगा? क्योंकि आप लोगों के जो सिलेक्शन है वो ज्यादा लोग हुए हैं ना, 211 गालबन, तो डिफरेंट सिटीज से हैं, तो फिर पैनल हर सिटी में बैठेगा। बट इसमें मुझे मुल्तान में थोड़ा सा लगता है कि मुल्तान में शायद पैनल ना बैठे। मुल्तान के 5 या 6 लोग सिलेक्ट हैं सिर्फ। ये सीरीज से पता चल जाता है, जो आपकी मेरिट लिस्ट भी आई है ना, वो सीरीज वाइज है ना कि मेरिट वाइज है। सबसे ऊपर लाहौर वालों का होगा, और लाहौर वालों का 1 से स्टार्ट होगा। फिर पिंडी वाले होंगे, उनका 2 से स्टार्ट होता है रोल नंबर, जो सबसे पहला डिजिट होता है। फिर मुल्तान वाले 3 से स्टार्ट होते हैं, सिमिलरली फैसलाबाद वाले 6 से स्टार्ट होते हैं। यूं इस तरह से करके उन्होंने दिया होता है, सबसे ऊपर लाहौर सेंटर के लोग, फिर रावलपिंडी के, फिर जो है वो मुल्तान के, और फिर बाकी सिटीज के। तो बाकी तो हर सिटी में मेरा ख्याल है 20 बंदे हो ना किसी सिटी के, तो फिर उधर पैनल मूव करता है, चेयरमैन और जो वहां के लोग होते हैं वो वहां मूव करते हैं और वो जाके इंटरव्यू लेते हैं। लेकिन अगर कम हो वहां के लोग तो फिर पैनल मूव नहीं करता, फिर आपको मूव करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मुल्तान के जैसे मुझे लग रहा है कि कम लोग हैं, तो मुल्तान वालों को लाहौर बुलाया जाएगा। और सेकंड, अब एक और ऑप्शन भी देने लगी है पीपीएससी, कि जो बंदा ऑनलाइन इंटरव्यू देना चाहे वो ऑनलाइन भी दे सकता है। ऑनलाइन से मुराद क्या होता है? आप जाएंगे पीपीएससी के ऑफिस ही, मुल्तान के, फॉर एग्जाम्पल मुल्तान ये इंटरव्यू नहीं रखते, ये इंटरव्यू रख लेते हैं लाहौर में। अब
पैनल तो बैठा है लाहौर, ये आपको ऑप्शन दे देंगे कि मुल्तान वाले फलां दिन मुल्तान सेंटर चले जाएं और ऑनलाइन इंटरव्यू दें। वहां पे लैपटॉप वगैरह स्क्रीन लगी होगी और लाहौर वाले जो हैं अपने वो कमरे में बैठेंगे, वहां स्क्रीन और लैपटॉप लगा होगा और आपका इंटरव्यू ऑनलाइन ले लेंगे। ऑनलाइन इंटरव्यू वैसे देना नहीं चाहिए, कम नंबर लगते हैं। लेकिन मजे की बात, मेरा एक स्टूडेंट है, वो सिलेक्ट हुआ वीओ लास्ट बैच में, उसके 3 टेस्ट क्लियर थे, उसकी सिलेक्शन उस इंटरव्यू में हुई जो उसने ऑनलाइन दिया था, बाकियों में वो लाहौर गया स्पेशल, मेरे सिटी का ही है खानेवाल का, ठीक है। और जिनमें वो गया ना वहां पे, उसमें उसकी सिलेक्शन नहीं हुई, जिसमें वो ऑनलाइन गया ऑनलाइन वाले में उसकी सिलेक्शन हो गई। मे बी पॉसिबल वो ऑनलाइन जो है अच्छा इंटरव्यू देता हो, व्हाट्सएप कॉलें अच्छी करता हो, वीडियो कॉलें, उसका एक्सपीरियंस हो उसका, तो खैर। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि ऑनलाइन नहीं देना चाहिए आपको इंटरव्यू। हाँ, किसी का कॉन्फिडेंस लेवल कम है और ऑनलाइन का आ जाता है ना ऑप्शन, तो फिर ऑनलाइन दे दें। अगर किसी को लगता है कि मैं उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा पैनल के सामने, तो ऑनलाइन फिर दे दें। ऑनलाइन के अंदर आपको अगर लगता है कि आप अपने हवास, अपनी जो नर्व्स हैं उन पे काबू रख सकते हैं। फिर पाकिस्तान बेस्ड इश्यूज ऑफ वेटनेरियंस और रेमेडीज भी आस्क की जाती हैं। फॉर एग्जांपल, वो आपसे आपकी ओपिनियन मांग लेते हैं कि आप मिल्क प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाएंगे, मीट प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाएंगे। अब एक क्वेश्चन मेरे से किया गया, चेयरमैन ने किया, चेयरमैन ने मेरे से पूछा कि आप लंपी स्किन डिजीजेस के डेज से, लंपी स्किन डिजीज को आप कैसे कंट्रोल करेंगे। फिर बताया जी उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। खैर मेरे जो है ना 2 इंटरव्यूज थे, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कम था। दोनों टेस्ट पास थे, मेरा 4 साल 11 महीने था एज ए वीओ, ये 5 साल होना चाहिए था। बट मैंने 3 साल जो है प्राइवेट भी काम किया हुआ है, और वो मैंने काम किया हुआ है SCCP से रजिस्टर्ड इदारों में। अगर कोई अदारा SCCP से रजिस्टर्ड हो, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, तो वो एक्सपीरियंस भी आपका काउंट होता है। जो बंदा वीओ सेलेक्ट हो जाता है, तो वीओ के 5 साल काम करने के बाद वो एज ए डिप्टी डायरेक्टर या SDO 18 के लिए एलिजिबल हो जाता है। अब वो चाहे उसने एज ए वीओ काम किया हो या किसी प्राइवेट ऐसे अदारे में काम किया हो जो SCCP से रजिस्टर्ड हो, तब भी वो काउंट हो जाता है उसका। लेकिन वो जिन अदारों में मैंने काम किया हुआ था, वो 3 साल थे SCCP से रजिस्टर्ड, बट जॉब के अकॉर्डिंग, मतलब वो रिसर्च की सीट थी, मेरा रिसर्च का काम ही था, तो वो उन्होंने मेरा एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया था। टाइम दिया था 15 दिन का कि आप अपने कहीं से एक्सपीरियंस बनवा लो, अगर लेके आ सकते हो तो ले आओ। बट वो मतलब नहीं हुआ ना, तो फिर उन्होंने वो मेरा रिजल्ट ही नहीं दिया था। अच्छा जी, इसके बाद ये चीज कि आपको किन चीजों पे फोकस करना चाहिए। पास्ट इंटरव्यूज के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। 2011 में, 2021 में, लास्ट ईयर काफी सारे इंटरव्यूज हुए, ठीक है। आपके कुछ जानने वाले होंगे जिन्होंने इंटरव्यूज दिए, आप में से खुद कुछ होंगे जिन्होंने इंटरव्यूज दिए। तो हम ऐसा करेंगे कि वो इंटरव्यूज इकट्ठे करेंगे। 17-18 तो मेरे पास भी मौजूद हैं वो इंटरव्यूज, 18 से भी ज्यादा, 20 के करीब। कुछ आप लोग भी वो क्वेश्चन बताएंगे कि लास्ट ईयर ये क्वेश्चन हुए थे, तो उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सेकंड नंबर पे एक बुक है वेट कैप्सूल 2022, ये आप फुली रीड करें तो बहुत अच्छा है, ठीक है। आप में से अक्सर लोगों ने ये पढ़ी भी होगी, वेट कैप्सूल 2022। तो इसमें डिफरेंट पोर्शंस दिए हुए हैं, मेडिसिन, रिप्रोडक्शन, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, जेनेटिक्स। तो इसको आपने फुली रीड करना है। वैक्सीनेशन और डीवर्मिंग शेड्यूल लाजमी तौर पे तैयार करना है आपने, क्योंकि 17 ग्रेड की सीट है।
आपसे ज्यादातर ये पूछा ही जाता है, रिपीटेड। एक बच्चे से ये पूछेंगे, अगले से भी यही पूछ लेंगे, उससे अगले से भी यही पूछ लेंगे। बहुत पूछा जाता है वैक्सीनेशन और डिवर्मिंग शेड्यूल। इसके अलावा बोवाइन की डिजीजेस और पोल्ट्री की डिजीजेस, क्योंकि ये दोनों लाइफ स्टॉक में मेजर आती हैं, तो आपने बोवाइन और पोल्ट्री डिजीजेस पे मेजर फोकस करना है। वो अब डिजीजेस जो है, बैक्टीरियल भी हैं, वायरल भी हैं, प्रोटोजोअल भी हैं, मेटाबॉलिक भी हैं, 3-4 टाइप्स की हैं। तो वो मैं जब आपसे जैसे 1 बाय 1 सब्जेक्ट स्टार्ट करवाऊंगा, तो मैं आप लोगों को पीडीएफ देता जाऊंगा। बैक्टीरियल डिजीजेस की एक दिन वो आप डिस्कस करके मुझे इंटरव्यू देंगे ग्रुप के अंदर सबके सामने। मैं आपके जो माइक है वो ओपन कर दूंगा, और फिर इस तरह सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, इसी तरह हम चलते रहेंगे। ठीक हो गया? स्टडी प्लान देख लें। हमारा स्टडी प्लान किस तरह से चलेगा, 1 महीना मे बी पॉसिबल जो आपका इंटरव्यू है वो आफ्टर 15 डेज आ जाए। मिनिमम 15 दिन होते हैं, और मैक्सिमम पीपीएससी का कोई टाइम नहीं होता। मैक्सिमम वो चाहे आपसे 2 महीने बाद ले, 4 महीने बाद ले, 6 महीने बाद ले। लेकिन एक जो हम देखते आ रहे हैं, आमतौर पे 15 दिन से 1 महीने के दौरान आपके इंटरव्यू शेड्यूल हो जाते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज में आपको डेली डेटा असाइन करूंगा, फाइल्स असाइन करूंगा, वो आपने पढ़नी है। और डेली बेसिस पे मॉक इंटरव्यू आपके होंगे, मैं क्वेश्चंस करूंगा, आप में से कुछ लोग उसका आंसर्स करेंगे। स्टार्ट में हम सिर्फ ये शेड्यूल रखेंगे कि जो भी मैं क्वेश्चन करूंगा, जिसको आता है वो हैंड रेस करे और सिर्फ वो आंसर कर देगा पहले 1-2 दिन, ताकि आप कुछ फेमिलियर हो जाए। उसके बाद ऐसा होगा, मैं असाइन करूंगा कि यही बंदा इसका आंसर करेगा। ठीक है? और वही उसी बंदे को आंसर करना होगा। पास पेपर पे हम डिस्कशंस किया करेंगे, पास जो इंटरव्यूज हुए हैं, कि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट टाइम, इनके आंसर्स क्या होने चाहिए थे। और जब आप लोगों के इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएंगे, तो 1-1 इंटरव्यू आप जूम के ऊपर मुझे देगा हर कैंडिडेट, 20 से 25 मिनट का। हर स्टूडेंट, उससे मैं अलहदा इंटरव्यू लूंगा। ठीक है? जिसमें टोटल एक प्रोटोकॉल के मुताबिक जो इंटरव्यू होता है वो लिया जाएगा। बाकी आपकी किस्मत है कि जब पैनल के आप सामने जाते हैं तो वो आपसे क्या क्वेश्चन करते हैं। लेकिन जो एक प्रोटोकॉल होना चाहिए इंटरव्यू का, उसके मुताबिक आप लोगों से इंटरव्यू लिया जाएगा। और उसमें मैं फिर बता दूंगा आपको कि इस पॉइंट पे आपने जवाब जो है वो ठीक दिया है, इस पॉइंट पे आपने जवाब गलत दिया है, इसको आपको मजीद एक्सटेंड करना चाहिए था, यहाँ पे ये चीज इंसर्ट कर लें, ये सारे मामला। तो आप लोगों का किसी किस्म का जो है क्वेश्चंस हो आप, तो वो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। आपके जो है वो माइक, मोमेंट, आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, अपने आप को एक्सेस दे दिया है मैंने। और लिख के भी पूछ सकते हैं, जिस तरह से आपका दिल करे। कोई क्वेश्चन आप लोग पूछना चाह रहे हो? वैक्सीनेशन एंड डीवर्मिंग शेड्यूल एंड डिफरेंट डीवर्मर्स इन मार्केट, ये चले ग्रुप के अंदर। ग्रुप में अब जो है ना, भेज दिए जाएंगे, वहां पे आप ये चीज डिमांड कीजिएगा, वहां पे आपको डेटा प्रोवाइड कर दिया जाएगा, डीवर्मिंग का भी और वैक्सीनेशन का भी। किसी का और कोई क्वेश्चन? सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो चेयरमैन या ब्यूरोक्रेट होता है, ये मैक्सिमम और मिनिमम सर कितने मार्क्स दे देते हैं एक स्टूडेंट को, एवरेज को और हाई पर्सनैलिटी को? 25 से 45। जो मेरा ये एक अपना जो मैंने देखा है, 50 में से 25 भी देता है, और 50 में से 45 भी देता है। क्योंकि मैंने जो स्कोर है वो भी देखा है आता स्टूडेंट्स का, और टीवी देखा है आता। बट आप लोगों का जो लास्ट ईयर का एक था स्कोर, वो मोस्टली जो है
65 से 75 के दरमियान दिया गया है। ऑन एन एवरेज की बात कर लें तो 65 से 75 है, और मैक्सिमम की बात कर लें तो 92 है। 90 टू 92 मेरे खुद 84 थे मार्क्स इंटरव्यू में, ठीक है। तो जो चेयरमैन है वो फेल भी कर देता है आपको 50 में से, तो वो स्टूडेंट फेल हो जाएगा। ये आपका वो उसका इशू है जी, कनेक्शन का। मेरी तरफ से मेरा ख्याल है वॉइस जा रही है आप लोगों को, आवाज का इशू आ रहा है। यस सर। अब ठीक है सर, अब ठीक है। ठीक है। मेडिसिन नेम, वैक्सीन नेम, डिवर्मर नेम एट सीवीएच बाय गवर्नमेंट सेक्टर, ये चीजें जो है ना आपको वो ग्रुप के अंदर बता दी जाएंगी। और किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई जहन में कोई परेशानी हो, आप में से कोई ऐसा जिसका 2022 का डीवीएम हो बताइएगा। आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका 2022 का डीवीएम हो। पीवीएमसी का किसी का इशू तो नहीं है? जैगम उस्मान, आपका पीवीएमसी बना हुआ है? 2 का है इशू। पीवीएमसी किस डेट को बना हुआ है? आप लोगों का पीवीएमसी 12 सितंबर मेरा क्या लास्ट डेट थी ना, 12 सितंबर से पहले का बना हुआ है। चले फिर तो सही है। अप्लाई करने से पहले ही आ गया था, नंबर आ गया था 8/9/2022। ठीक है, अगर आप लोगों के 12 सितंबर से पहले के हैं ना पीवीएमसी, फिर तो कोई इशू नहीं, फिर तो नहीं। उसके ऊपर क्या डेट है आपके सर्टिफिकेट के ऊपर, क्या डेट है आपने वो देखनी है ना, सर्टिफिकेट के ऊपर क्या डेट लिखी आई है। हाँ जी, इंटरनेशनल अफेयर तक भी जाते हैं। जनरल नॉलेज बड़ा वास्ट है, जनरल नॉलेज वो आपको कहीं भी लेके जा सकता है। इंटरनेशनल अफेयर भी पूछ लेता है, लेकिन मोस्टली जो है वो 2 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, इस्लामियात और पाकिस्तान अफेयर, बस। कुछ वो पाकिस्तान के बारे में आपसे पूछ लेता है, कुछ वो आपसे जो है पूछ लेता है पाकिस्तान के बारे में। वो ज्यादा मजीद इंटरनेशनल या वो की तरफ नहीं जाते। आजकल तो पाकिस्तान अफेयर और इस्लामियात भी कम कम पूछते हैं, ज्यादा सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा तवज्जो रखते हैं। नहीं, डिग्री वेरिफिकेशन जरूरी नहीं है। इंटरव्यू के लिए डिग्री वेरिफिकेशन जरूरी नहीं है। आपने जस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं और अटेस्टेड कॉपीज ले जानी है, उसकी बस काफी है। डीएमसी इनफ है, हाँ जी। डीएमसी अगर आप लोगों की सिर्फ डीएमसी भी है ना जिस पे मार्क्स मेंशन है तो काफी है। लेकिन मतलब साथ में पीवीएमसी कार्ड तो लाजमी लाजमी है ना। कौन से डॉक्यूमेंट शो करने होते हैं? डॉक्यूमेंट्स में आपकी 3 डिग्रियां हो गई, मैट्रिक, एफएससी और डीवीएम की। आपका डोमिसाइल हो गया, आपका पीवीएमसी कार्ड हो गया, आपका सीएनआईसी कार्ड हो गया, और आपकी जो है रेसिप्ट हो गई, रसीद। वो आप लोगों का ऑनलाइन अप्लाई था रसीद वाला, या जो आप लोगों ने अप्लाई किया था, या दूसरे वाला था? यार अटेस्टेड करवाना कौन सा मसला है, अटेस्ट हो जाते हैं। अटेस्टेड हाँ, लाजमी नहीं होता अटेस्टेड। ऑनलाइन था ना, फिर तो आपको रिसिप्ट नहीं लेके जाने पड़ेगी। पहले ये बहुत मसला होता था, लोगों से रिसिप्ट गुम हो जाती थी और रिसिप्ट के बगैर वो इंटरव्यू नहीं लेते। जितनी चीजें मेंशन है वो चीजें वहां होना जरूरी है, वरना वो इंटरव्यू नहीं लेते। बड़ा रिजिड किस्म के असूल होते हैं पीपीएससी के। ऑनलाइन था तो इसका मतलब उनके पास खुद ही वो चला गया हुआ है रिकॉर्ड उसका। अटेस्टेड लाजमी नहीं है, 2 कॉपियां आपने लेके जानी होती हैं, क्योंकि आपने जो है वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी आपके पास होते हैं, तो लाजमी नहीं होता अटेस्टेड का। जी जी, सर्टिफिकेट ही लेके जाना है। पीवीएमसी कार्ड से मेरी मुराद सर्टिफिकेट ही है। सर्टिफिकेट लेके जाना होता है, कार्ड नहीं लाजमी होता, सर्टिफिकेट लाजमी होता है।
पेट से रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस आप बता दें। आप जो चीजें उनको बताएं उन पे फिर आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि 15 से 20 मिनट का एक ड्यूरेशन का इंटरव्यू है। उसमें जो चीज कुछ आप बताएंगे उन्हीं चीजों से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछने हैं, और कुछ उन्होंने अपने खुद से आपसे क्वेश्चन पूछने हैं। तो आप जो चीज खुद बताएं उस पे पेट श्योर हो। जैसे आप अपना पेट की प्रैक्टिस का बताना चाह रहे हैं तो बताएं, बिल्कुल बताएं। कोई पोल्ट्री में जॉब करता है तो वो बताए, मार्केटिंग में जॉब करता है बताएं। ये ना सोचें कि नहीं वो कहेंगे जी लाइफ स्टॉक की क्यों जॉब में आना चाह रहे हैं, ऐसे वो नहीं करते। मेरी जब सिलेक्शन हुई थी मैं पोल्ट्री मार्केटिंग की जॉब करता था, मैंने बताया था उन्हें कि मैं मार्केटिंग की जॉब करता हूँ। ठीक है, इसके अंदर कोई मसला मसाइल नहीं होता। पेट की आपकी प्रैक्टिस है, आप उनको बताएं। नहीं, ये गलत कहते हैं, ऐसे नहीं होता। जिसका जिस चीज का रिलेटेड वर्क है जो है वो उसका बता दें आप उनको। मे भी पॉसिबल वो अपने किसी कुत्ते बिल्ली के बारे में सवाल पूछ ले चेयरमैन। एमओडी के एक में गया था इंटरव्यू में, तो वो मेरे से लाइफ स्टॉक के बारे में क्वेश्चन पूछने लग गया था। मैंने फार्म बनाना है और उधर कितने डॉक्टर रखूं, कितने एनिमल रखूं, चारा कहाँ से मिलेगा। हालांकि वो आईएसएल का इंटरव्यू था एमओडी का, और तकरीबन मेरे से 45 मिनट वो गपशप लगाता रहा था इन्हीं मामलात में। ठीक है, और बाकी सारे जब मैं बाहर गया मेरे से पूछ रहे होंगे यार इतनी देर क्या बातें करता रहा। तो सम टाइम चेयरमैन अपना भी पूछना शुरू हो जाता है। उसका कोई पेट लवर है, कोई कुत्ता बिल्ली रखा हुआ है, वो मसला कर रहा है, वो खा पी नहीं रहा, उसका भी एक आधा वो क्वेश्चन पूछ लेता है। हाँ जी, इन शॉर्ट में कह रहा हूँ बी ओरिजिनल। आपने जो आप हैं वही रहना है, वही उनको शो करना है। वो बड़े यार 19वें 20वें ग्रेड के अफसर हैं, वो एक नजर में जज कर जाते हैं अगले बंदे को। तो ना ओवर कॉन्फिडेंट होना है, ना बिल्कुल शाय हो जाना है, एक दरमियाना सा रवैया अपना रखना है। और जो चीज करते हो जैसे हो वो उनको बता दो। कोई चोरी डाका तो नहीं मार रहे। आपकी अगर एक्वाइन की प्रैक्टिस है, पेट्स की प्रैक्टिस है, कोई जॉब है, कोई एमफिल है, बता दो। हाँ, एमफिल का थोड़ा सा अवॉइड करें आप। एमफिल का मतलब इस वाले से अवॉइड करें, वो एमफिल की डिग्री कंप्लीट ना हो ना, अगर एक बंदे की और चल रही है, वो थोड़ा सा नेगेटिव जाता है कि तू जॉब करेगा या एमफिल करेगा, क्योंकि जॉब के साथ एमफिल अलाउ नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर में। वैसे अगर आप बता भी देंगे तो आप कह दें मैं फ्रीज करवा लूंगा। अक्सर स्टूडेंट करवा लेते हैं, फ्रीज करवा लेते हैं, मतलब 2 सेमेस्टर हो गए हैं ना, आप फ्रीज करवा सकते हैं। आफ्टर 5 ईयर आपको इजाजत मिलती है दोबारा से अपनी स्टडी को रिज्यूम करने की। 2 साल की छुट्टियां मिलती हैं, आप ले सकते हैं। तो फ्रीज करवा लें, 5 साल बाद आप कहेंगे सर मैं बाद में कर लूंगा, मुझे इस वक्त जॉब की ज्यादा जरूरत है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। एम फिल तो जस्ट जो है कहीं और कुछ नहीं हो रहा था, घर वाले कहीं मेरी शादी ना कर दें, इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया था। डेयरी एक्सपीरियंस की वजह से कुछ फेवर मिलेगी यार, मेरा नहीं ख्याल कि वो इन चीजों को फेवर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, जिनका एमफिल कंप्लीट है वो तो लाजमी तौर पे बताएं। वो तो ना भी पूछें तो किसी ना किसी तरीके से आपने डाल देनी है बात। वो जैसे वो सुना नहीं था, एक लड़का होता है वो हर वक्त अपने बेस्ट फ्रेंड की ही बात करता होता है। कोई उससे कहता है कि हाउस के ऊपर मजमून लिखो, तो वो उसके अंदर भी डाल देता है कि मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, वो उस घर में मुझे मिलने आया। एक दिन उसका टीचर परेशान होकर उसको एरोप्लेन पे दे देता है कि एरोप्लेन पे ऐसे लिखो। तो वो वहां से भी यही स्टार्ट करता है, एरोप्लेन में मैं और मेरा दोस्त सफर कर रहे थे। मतलब दोस्त को वो हर जगह रखता है। तो एमफिल को, जिसका एमफिल है, उसने कोशिश करनी है एमफिल को कहीं अड़ा फसा के उनको बताए कि मेरा एमफिल है। बाकी डेयरी एक्सपीरियंस ठीक है, लाइफ स्टॉक एक ब्रॉड फीड है और ज्यादा हमारा डेयरी से ही तल्लक होता है। जो वेटरनरी ऑफिसर हेल्थ सेलेक्ट होते हैं वो डेयरी को ज्यादा डील करते हैं। तो अगर वो पूछते हैं बता दें आप, मे बी पॉसिबल वो आपको उनके दिल में एक अच्छी चीज चली जाए कि बंदा का पहले एक्सपीरियंस है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपने वर्क किया हुआ है, एनआरएसपी है, नेस्ले है, एंग्रो है, वो भी आप बता दें तो एक अच्छी चीज है। चले जी, मेरा ख्याल है काफी, क्योंकि क्वेश्चन तो आप लोगों के अभी भी काफी सारे होंगे। डेली बेसिस पे मैं एड्रेस करता जाऊंगा आप लोगों के क्वेश्चन। तो अभी के लिए मेरा ख्याल है खुदा हाफिज। और कल की सुन लें, कल आप लोगों ने इंट्रोडक्शन करवाना है हर बंदे ने मुझे अपना। इंट्रोडक्शन के मैंने आपको पॉइंट बता दिए हैं, तो हर बंदा, मैं माइक ओपन करता जाऊंगा
आप लोग मुझे हर बंदा अपना अपना इंट्रोडक्शन करवाता जाएगा। ठीक हो गया जी? मेहनत करें, बाकी जो है रिजल्ट अल्लाह पाक के हाथ में है। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।